नमस्कार दोस्तों। 3 नवंबर को हमारे सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे नेपाल की महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हैं और वहां उनको सम्मानित किया जाना है राष्ट्रपति के हाथों। ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब कुछ ही महीने पहले नेपाल के साथ हमारे रिश्ते तल्ख मोड़ पर आ गए थे। किन वजहों से आए थे, उसके पीछे कौन था, ये भी स्पष्ट हो चुका है। क्या रणनीति थी चीन की नेपाल को उकसा करके भारत से भिड़ाने की, एक विवादित नक्शा जारी करवाने की, उसका भी लगभग खुलासा हो चुका है। लेकिन हमारे सेना प्रमुख की ये नेपाल यात्रा कितनी अहम साबित हो सकती है, और जिस तरह के हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रिश्ते रहे हैं नेपाल के साथ में, और सामरिक भी, क्या वो फिर से पटरी पर लौटेंगे? इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं करीब करीब 37 साल तक भारतीय सेना की सेवा करने वाले, युद्ध और काउंटर टेररिज्म, खास तौर से घाटी में उसका मुकाबला करने वाले, उसका एक्सपीरियंस रखने वाले, युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित, और खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में भी और लद्दाख में भी तैनात रहने वाले टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ मेजर जनरल A.K. सिवाच साहब। सिवाच साहब, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सिवाच साहब, M.M. नरवणे साहब की जो नेपाल की यात्रा होने वाली है, जहां उनको राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाना है, ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में कि उन्हें सम्मानित किए जाने से पहले, उनकी नेपाल यात्रा से ठीक पहले, उन रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री को भी वहां के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने हटा दिया है, जिन्होंने उनके बारे में गलत बयानी की थी। खास तौर से जब उनका ये बयान आया था कि नेपाल इस तरह का बिहेव भारत से नहीं करता है, कहीं ना कहीं कोई उकसावे वाली बात है। इधर लग रहा है कि नेपाल रिश्ते सुधारना चाहता है। 15 अगस्त को आपको याद होगा कि वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को फोन कॉल भी किया था और 15 अगस्त की, यानी स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी थी। ये दौरा कितना अहम मानते हैं आप? देखो चौधरी साहब, ये दौरा बहुत महत्व वाला है और इसमें कोई दो राय नहीं। भारत और जो नेपाल के जो रिश्ते हैं वो एक प्रकार से आपके कल्चरल भी हैं, सोशल भी हैं, हिस्टोरिकल भी हैं, ज्योग्राफिकल भी हैं, और उसके बाद रिलीजियस भी हैं, और मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन भी बहुत ज्यादा है भारत और नेपाल के बीच में। तो इसमें कोई दो राय नहीं। और जो अभी जनरल नरवणे जा रहे हैं और उनको चीफ ऑनरी रैंक दिया जाएगा नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, ये एक प्रथा 1950 से चली हुई है दोनों देशों के बीच में। जब हमारी ट्रीटी हुई थी नेपाल के साथ, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, उसके बाद जो नेपाल के जो है चीफ वो भारत में आते हैं, उनको हमारा जो ऑनरी रैंक दिया जाता है इंडियन चीफ का, और इसी प्रकार से भारत के जो चीफ हैं वो जाते हैं और नेपाल में उसको ऑनरी रैंक दिया जाता है नेपाल आर्मी के चीफ का। और ये पहले होनी थी कोई फरवरी में, क्योंकि कोविड-19 के कारण ये नहीं हो पाई, तो यह भी हो रही। तो वैसे तो इसकी प्रथा ही है, मगर जो ये समय है ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और टेस्टिंग पीरियड है। जैसा आप जानते हैं, भारत के और जो नेपाल के रिलेशन में थोड़ा सा खटाव आया था, और वो खटाव जी। आने के ज्यादा मेन रीजन है चीन। क्योंकि जो चीन है उसने कहीं ना कहीं एक प्रकार खटाव पैदा किया भारत और नेपाल के बीच में, और उसको बाद में करेंगे। पर अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो भारत का जाना चीफ का, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किसी तरीके से जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन है भारत और नेपाल के, जैसा आप जानते हैं कि भारत के अंदर कम से कम 40 से 45 हजार जो नेपाल के ओरिजिन के जो जवान हैं वो भारत की फौज में सर्व करते हैं। 7 गोरखा रेजिमेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ हमारे 1.5 लाख के करीब जो पेंशनर हैं वो नेपाल के अंदर हैं। तो भारत का जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई क्योंकि जो कि भारत और
जो नेपाल के रिलेशन में थोड़ा कटाव आया है, इस कटाव को कैसे दूर किया जाए, तो ये जो है विजिट बहुत ही अहमियत वाली होने वाली है। और जो बीच में जैसा आपने भी जिक्र किया कि खटास आ गए थे, तो इस खटास की वजह क्या थी? क्योंकि बहुत लंबे समय से चाहे काला पानी हो, लिम्पियाधुरा हो, लिपुलेख हो, ये सब तो भारत के पास रहे हैं। और अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक जब तवा घाट से लेकर के लिपुलेख तक की सड़क का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, तो अचानक से नेपाल ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। हाँ देखो, बिल्कुल ठीक बोला आपने। और इस जो रोड के ऊपर मैं गया हूँ, जो मैं वहां पर उत्तराखंड का सब एरिया कमांडर था, तो मैं धारचूला से जो लिपू लेक के लिए रोड बन रही थी उसके ऊपर काफी हद तक काम मैंने सुपरवाइज किया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो रोड है अभी नहीं बनी, इसको 10 से 12 साल लग गए हैं, जो कि जाती है धारचूला से लिपू लेक। जैसा आप जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में एक सगोली ट्रीटी साइन हुई थी 1816 में, जो कि इंडो नेपाल की एक जो लड़ाई हुई थी उसके बाद ये ट्रीटी साइन की गई थी। और इस ट्रीटी में जो एक प्रकार डिसाइड किया गया था कि भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है इस इलाके में वो काली नदी का होगा, और काली नदी के ईस्ट में नेपाल होगा और काली नदी के वेस्ट में भारत होगा। और ये जो तीनों जगह हैं, चाहे तो वो लिपुलेख या काला पानी या लिम्पियाधुरा, ये तीनों के तीनों जो हैं ये भारत की तरफ हैं और भारत के पास है और भारत के मैप में दिखाए जा रहे थे। तो ये जो रोड बनी है धारचूला से लेके लिपुलेख, ये काली नदी के वेस्ट में है, भारत के इलाके में। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं, और ये कंट्रोवर्सी कराई क्यों गई? क्योंकि चीन ने जान के कंट्रोवर्सी कराई गई नेपाल को बोल के, क्योंकि ये इलाका भारत में है और भारत के मैप में दिखाया जाता है। और ये जो रोड बनी है ये काली नदी के वेस्ट में बनी है, और ये रोड आज नहीं बनी, 10 साल से बन रही थी। तो उससे पहले तो कभी भी चीन ने इसके ऊपर कोई भी एक प्रकार से इतना जो है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया। हाँ, यूं तो मानते हैं 2015 में उन्होंने ये बातचीत की थी कि ये एक प्रॉब्लम है जो कि लिपुलेख और काला पानी की, मगर इसको बातचीत हो रही थी। और देखो, इसमें समझने की कोशिश करो कि 2015 में हमारा ट्रेड भी बना है भारत का और चीन का लिपुलेख के थ्रू। तो कहीं ना कहीं चीन ने भी ये माना था कि लिपुलेख जो इलाका है वो भारत का है। मगर अब जो चीन ने नेपाल के ऊपर प्रेशर डाल के ये कंट्रोवर्सी पैदा की है, ये आपस में एक प्रकार दोनों के रिश्तों में खटास पैदा करने के लिए किया, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत का है और भारत और नेपाल इसको बैठ के आपस में मेल बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं आने वाले समय में, मुझे लगता है। क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत और नेपाल दोनों देश एक बहुत करीब हैं, इनका रोटी और बेटी का रिश्ता है। यहाँ पर जो भारत से और चीन नेपाल में जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं। वहां पर जैसे आपको पता है कि अभी नेपाल की कोई करीब 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, और उस 3 करोड़ की पॉपुलेशन में कम से कम 30 से 40 लाख के लोग भारत में आके काम करते हैं, और भारत में वो आके काम कर सकते हैं और वो कमा सकते हैं। और इसी प्रकार से भारत के भी कुछ लोग वहां पर काम करते हैं, और हमारा जो तराई का रिश्ता है वहां पर आपस में शादियां होती हैं। तो एक प्रकार से रिलीजियस, कल्चरल और आपकी जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये जो खटास पैदा हुई है मुझे लगता है कि इसको दूर किया जाएगा। और इसकी वजह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें समझनी पड़ेगी, वो चीन है। चीन कहीं ना कहीं धीरे धीरे नेपाल के अंदर घुस रहा है, और चीन जो है एक प्रकार नेपाल को जिस प्रकार से उसने पाकिस्तान को एक सैटेलाइट स्टेट बना दिया है, इसी तरीके से कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहा है। वो जैसे कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन गया है नेपाल, और उसके अंदर काफी पैसा खर्च कर रहा है जो चीन, जिसके अंदर उसकी रेलवे ट्रैक भी बना रहा है और उसके रोड भी बना रहा है, हाइडल प्रोजेक्ट भी बना रहा है। और ऐसे जब ये कार्रवाई कर रहा है तो धीरे धीरे होगा क्या कि नेपाल एक डेब्ट ट्रैप में पड़ जाएगा, जिस प्रकार से मालदीव पड़ा है, जिस प्रकार से पाकिस्तान पड़ा है, और किसी हद तक श्रीलंका का जो हवन टोटा पोर्ट है वो आज श्रीलंका को 99 साल के लिए लीज देना पड़ा। तो ये समझना पड़ेगा नेपाल को
कि नेपाल जो है धीरे धीरे वो डेप्थ ट्रैप की तरफ जा रहा है, और जो चीन है वो किसी का दोस्त नहीं है, और धीरे धीरे जो चीन है उसको हड़प लेगा। ये नेपाल को समझना चाहिए, और मुझे लगता है धीरे धीरे ये समझ आ रही है, क्योंकि देखो नेपाल और चीन के बीच में जो बॉर्डर है उसमें भी 17 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें से 7 डिस्ट्रिक्ट में उनके भी आपस में डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट। तो चीन जो है एक इंक्रीमेंटल, जिसको बोलते हैं इंक्रोचमेंट, वो नेपाल के साथ भी कर रहा है। तो नेपाल धीरे धीरे जिस प्रकार से चीन एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो एक बहुत ज्यादा फिक्र की बात है भारत के लिए भी, क्योंकि ऐसा ना हो कि धीरे धीरे नेपाल एक प्रकार से सैटेलाइट बन जाए चीन का और बिल्कुल डेप्थ ट्रैप में आ जाए। और उसके साथ साथ जो चीन है वो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहा है अभी। एक तो उसने क्या किया है, मैंड्रिन जो लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज, उसको कंपलसरी करा दिया है नेपाल में कि उसको सब पढ़ेंगे, और उसकी जो टीचरों की पे है वो चीन देगा। और उसके साथ कहीं ना कहीं इन्होंने ये मेन चीज की है नेपाल के साथ, जो तिब्बतन रिफ्यूजी आए हुए हैं 1950 के बाद, भाग के वहां पर भी आए थे, कम से कम 40-50 हजार हैं, उनको वो कोई एंटी चाइना कोई एक्टिविटी ना करें, वो एक प्रकार से प्रेशर डाला और वहां नहीं होती। इसलिए नेपाल ने वन चाइना पॉलिसी मानी है, जो कि चीन की है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जो नेपाल का आज की तारीख में जिस प्रकार से चीन अंदर घुस गया है और इंटरनल इश्यूज को भी खुद देख रहा है, वो एक प्रकार से हमारे लिए काफी अलर्ट करने वाली बात है, और इसको हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ये माना जा रहा है कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री है और मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार है, उसकी नीतियां जिम्मेदार हैं। जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, वो कहीं ना कहीं किसी प्रेशर में है, किसी तरह के प्रेशर में है। बीच में तो कई तरह की बातें आई थी कि विदेशों में उनके खाते हैं, बहुत सारी परियोजनाओं के लिए कुछ चीन ने उनको लोभ लालच दिया है, कुछ इस तरह की चीजें की हैं। जो चीन की वहाँ राजदूत हैं उनके बारे में भी तमाम तरह की बातें चलती ही रहती हैं कि उनके प्रेशर में है, उनके दबाव में है, या उनके मोहपाश में है प्रधानमंत्री। कारण जो भी हो, लेकिन स्पष्ट तौर पर ये कहा जा रहा है कि चूंकि चीन में भी कम्युनिस्ट शासन है, नेपाल में भी कम्युनिस्ट सरकार है, और केपी शर्मा ओली नई दिल्ली के बजाय बीजिंग को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, तो ये सब कारण भी हैं जिसकी वजह से नेपाल का झुकाव अचानक से चीन की तरफ देखने को मिला है। बिल्कुल है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि नेपाल की जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको जो आपस में दोनों को मिलाया, प्रचंडा और केपी शर्मा ओली को भी चीन ने ही मिलवाया। और कम्युनिस्ट पार्टी वो चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी रहे, तो उससे उसको फायदा है, क्योंकि चीन में भी कम्युनिज्म है, और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और ये जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में बहुत बड़ा संबंध है। और इसीलिए इसने क्या किया है कि केपी शर्मा ओली अपनी सीट बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो नेपाल की गवर्नेंस में फेल हो गए, कोविड-19 को भी नहीं सॉर्ट आउट पाए, आपस में भी फूट आ गई है केपी शर्मा ओली और प्रचंडा के बीच में। और ऐसे हालात के अंदर जब उसकी अपनी सीट एक प्रकार से हिल गई है और हर फ्रंट में फेल हो गए नेपाल में, तो कहीं ना कहीं उनको एक प्रकार एंटी इंडियन स्टांस लेना स्टार्ट किया, और वो अपनी सीट बचाने के लिए। और जो एम्बेसडर है चीन की नेपाल के अंदर, वो पहले पाकिस्तान में भी रह चुके हैं, उसने बहुत एक अहम रोल प्ले किया है ये चीज करने के लिए, दोनों पार्टीज को मिलाने के लिए, जो कि प्रचंडा की और केपी शर्मा ओली, और दूसरा की एंटी इंडिया सेंटीमेंट डालने के लिए जो यंकी जो उनकी एम्बेसडर है उसका रोल है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी रहती है जो 2022 तक रहेगी, तो चीन को बहुत फायदा है, क्योंकि चीन को नेपाल जो है एक प्रकार दरवाजे खोल दिए उन्होंने, वो आने के लिए उनको क्या जो इन्वेस्टमेंट हो रही है। और अभी आपको पता है कि जो भारत और नेपाल के जो रिलेशन हैं वो बहुत महत्व वाले हैं, रोटी बेटी के। और हम सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं। भारत का ट्रेड जो है करीब करीब $3 बिलियन है, और वो हमारे को जो एक्सपोर्ट करते हैं $0.5 बिलियन है, मतलब $0.5 बिलियन। तो हम जो भारत है नेपाल के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट देश है,
क्योंकि इनका ट्रेड भारत के थ्रू जाता है और उनका जो थर्ड कंट्री से भी ट्रेड है वो भी भारत के थ्रू विशाखापट्टनम और कलकत्ता से जाता है। अगर आप इसकी पूरी ज्योग्राफी देखें तो आपको महसूस होगा कि जो भारत है और नेपाल है, नेपाल के बाद भारत में जो प्लेन्स आ जाते हैं और भारत की कनेक्टिविटी नेपाल से बहुत अच्छी है और इसीलिए ये जो रोड बनाई है भारत ने, अभी रोड भी स्टार्ट कर दी और बनानी, और उसके बाद अभी आपके रेलवे ट्रैक भी स्टार्ट हो गया है बनना और तैयार हो जाएगा। वो बहुत आसान है और 70 से 80% उनका ऑयल भी यहीं से आता है और उसके बाद वहां ट्रेड भी भारत के थ्रू जाता है। तो भारत नेपाल के लिए बहुत ही जरूरी है आपस में तालमेल के। मगर जो चीन ने अभी रोल प्ले किया है, चीन ने चंद एक टाइम में एक तो बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की है और दूसरा क्या किया है, इन्होंने ऑल्टरनेट एक ट्रांजिट जो प्रोटोकॉल साइन किया 2016 में। आपको पता होगा 2015 में जब एक वो मधेसी एरिया में ब्लॉकेड हुआ था, वो एक अनफॉर्चुनेट है। वो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं भारत की भी खामी रह गई है और हमें इसको थोड़ा और ढंग से देखना था, मगर हुआ। उसके बाद उसने चीन के साथ एक ट्रांजिट प्रोटोकॉल साइन किया। इसका मतलब कि चीन भी उनको पोर्ट देगा और वो पूरा नेपाल भारत पे डिपेंड नहीं होगा। ये जो चीज है वो एक प्रकार से हमारे लिए अच्छी नहीं है। भारत और नेपाल के बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं। भारत और नेपाल का ट्रेड पार्टनर लार्जेस्ट है और उनका ट्रेड हमारे से जाता है और हमें इसको बरकरार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी पड़ेगी, अगर आप नेपाल को देखें और चीन को देखें तो नेपाल और चीन के बीच में हिमालय पड़ता है और हिमालय को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई भी ट्रेड नेपाल से चीन की तरफ जाता है, या तो ऑयल या उसका जो बाकी पोर्ट्स में, उसकी कीमत 2.5 से 3 गुना बढ़ जाती है। जबकि भारत से नेपाल जो है एक फुट हिल्स में आ जाता है और उसके बाद विशाखापट्टनम और ये, तो इसका मतलब कि जो नेचुरल ज्योग्राफी है वो कनेक्टिविटी नेपाल की भारत की तरफ है और ना कि चाइना की तरफ, क्योंकि बीच के अंदर बहुत बड़ा जो है एक ऑब्स्टिकल है जो हिमालय है और जिसको क्रॉस करने के लिए या तो उन्हें टनल बनानी पड़ेगी या उनको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और बहुत टाइम लगेगा। इसलिए भारत और नेपाल जो है ऑटोमेटिकली एक प्रकार के स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इसके मद्देनजर रखते हुए भारत ने अब उसका ध्यान दिया है। हमने जो है अभी गैस वगैरह के लिए, ऑयल के लिए भी एक पाइपलाइन लगा दी है बिहार से जो जा रही है नेपाल में, और काफी हद तक हम अब उसको इंश्योर कर रहे हैं कि उनको जो पोर्ट फैसिलिटीज हैं और या नेपाल से जो बांग्लादेश के लिए भी ट्रेड जा रहा है उसका भी कॉरिडोर दिया जाए। तो ओवरऑल भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि नेपाल के साथ जितने ज्यादा संबंध बने और सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक संबंध बने। जो आपने संकेत दिया है अव्यावहारिकता का, कि हिमालय बीच में है और जो बंदरगाह चीन ने खोले भी हैं नेपाल के लिए सामान की आपूर्ति के लिए, वो इतना दूर है कि चीज़ों की कीमतें कहीं की कहीं पहुंचती हैं। तो इस अव्यावहारिकता को देखते हुए ही फिर से केपी शर्मा ओली सरकार को अक्ल आई है कि भारत से ही व्यापार सहज है उनके लिए, सस्ता भी है, आसान भी है और बहुत जल्दी सामान मंगा भी सकते हैं। चीन से अगर कोई भी सामान मंगाएंगे तो उसमें वक्त भी लगेगा। हाँ बिल्कुल, देखो 3-4 बातें हैं। एक तो आपने ठीक बताया कि अगर भारत के थ्रू व्यापार जाता है तो वो सस्ता भी है और ज्यादा भी है और भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। पूरा का पूरा ऑयल गैस भारत के थ्रू जा रही है। भारत के जो पोर्ट्स हैं विशाखापट्टनम और कलकत्ता, आना जाना बड़ा आसान है और भी सुविधाएं दिए जाने। जबकि चीन के साथ हिमालय है, उसको क्रॉस करना मुश्किल है, उससे रोड बनना और उससे रेलवे ट्रैक तो बनना बिल्कुल ही बहुत मुश्किल है, जो चीन बनाने की कोशिश कर रहा है बेल्ट रोड इनिशिएटिव के महत्व से। मगर तो ये इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा कि भारत और नेपाल एक प्रकार से आपस में मिले हुए हैं और आसान है ट्रेड करना, चीन के साथ मुश्किल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चीन है धीरे धीरे नेपाल के अंदर जैसे वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव कर रहा है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि उसके पास डीप पॉकेट्स हैं। नेपाल को समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से चीन आपका पाकिस्तान में आ गया, आज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां $62 बिलियन का कर्जा ले लिया है पाकिस्तान ने चीन से, और जो चीन ये बना रहा बेल्ट रोड इनिशिएटिव,
वो एक प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हैवी इंटरेस्ट है और वो नेपाल नहीं दे पाएगा और आने वाले समय में नेपाल जो है एक प्रकार से डब ट्रैप में फंस जाएगा। ये बात इसको नेपाल को मेरे को लगता है धीरे धीरे समझ आ रही है। नेपाल को ये समझना चाहिए जो चीन है वो अपने को धीरे धीरे नेपाल को अपने कब्जे में कर लेगा और जिस प्रकार से मैड्रिन की लैंग्वेज को सिखाया जा रहा है, चाइनीज लैंग्वेज कंपलसरी कर दी है, किसी प्रकार से कुछ इंक्रोचमेंट कर रहा है, तो धीरे धीरे जो नेपाल एक प्रकार से हमें ये फिक्र है कि ऐसा ना हो कि चीन की कॉलोनी बन जाए। ये कहीं ना कहीं बात अभी केपी शर्मा ओली को भी थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है क्योंकि जब उन्होंने अभी दुशहरा के लिए एक प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री से बात की और उनको विश भी किया, तो उन्होंने जो नया मैप है, जो मैप अभी दिया था जिसके अंदर उन्होंने पार्लियामेंट से भी पास करा दिया केपी शर्मा ओली ने, जिसके अंदर लिम्पियोदेरा काला पानी और लिपू लेक नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था, वो मैप नहीं दिखाया बल्कि पुराना मैप दिखाया जिसके अंदर वो भारत का हिस्सा दिखा। तो एक कहीं ना कहीं नेपाल भी चाहता है भारत के साथ रिलेशन सुधरे क्योंकि वो नेपाल के फायदे में भी है और भारत के फायदे में। लेकिन भारत ने ये कहा है और 2-3 बार कहा है कि ये जो विश्वास टूटा है इसकी जिम्मेदारी नेपाल पर है और नेपाल को दोबारा से भारत का विश्वास हासिल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। तो जनरल साहब, ऐसे कौन से कदम हैं जो नेपाल को उठाने चाहिए? ये ठीक है कि हमारे सेना प्रमुख एमएम नरवणे जा रहे हैं और जा रहे हैं तो राष्ट्रपति के हाथों उनका सम्मान भी होना है। जो टॉप लीडरशिप है उनसे उनकी मुलाकातें भी होनी है और मुलाकातें भी जाहिर है सेना प्रमुख के साथ जब किसी देश की टॉप लीडरशिप की मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो उसमें सामरिक जो महत्व की हमारी बातचीत है, रिश्ते हैं, उन पर चर्चा होगी। राजनीतिक तो नहीं ही होगी, थोड़ा बहुत चर्चा हो सकता है अगर नई दिल्ली ने एमएम नरवणे साहब को कोई अधिकार दिए हों तो। आमतौर पर नई दिल्ली सैन्य अधिकारियों को इस तरह के अधिकार नहीं देते हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप की बात आती है, चाहे हमारे सेना प्रमुख अमेरिका की यात्रा पर जाएं या नेपाल की यात्रा पर जाएं, तब हो सकता है कि कुछ बातचीत हो। तो ऐसी कौन कौन सी विश्वास बहाली के बिंदु हैं जिन पर नेपाल को अब सीरियसली काम करने की जरूरत है? देखो चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आपने सही बताया कि जनरल नरवणे जाएंगे वो आपस में मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स के लिए हैं और वो वैसे तो केपी शर्मा ओली साहब से भी मिलेंगे, मगर एक आइस ब्रेकिंग है क्योंकि अभी आपको पता है इनसे पहले अपने रॉ के चीफ भी गए थे वहां पर मिस्टर गोयल, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा है। कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से गैप आ गया है सोचने में भारत और नेपाल के बीच में, उसको दूर कर रहा है। भारत के लिए नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है और नेपाल के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहता हूं कि यही नहीं कि नेपाल को 2 कदम आगे लेना है, भारत को पहले 2 कदम लेने हैं। वो इसलिए कि भारत एक बड़ा देश है जिसकी इकोनॉमी 100 गुना ज्यादा है, उसकी पॉपुलेशन 40 गुना नेपाल से ज्यादा है। तो ये मेरे को लगता है कि हम दोनों ने ही मेहनत करनी पड़ेगी, मगर नेपाल को एक बात समझनी पड़ेगी जो आप बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई नेपाल को पता होना चाहिए कि जो चीन है एक किसी का दोस्त नहीं है। अगर नेपाल चीन को इतनी इन्वेस्टमेंट करने देगा वो डेब्ट ट्रैप में आ जाएगा और वो फिर बाद में पे नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो समझना पड़ेगा कि भाई आप आने वाले समय में भारत की तरफ भी झुकाव करो। भारत इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत की कमी कहां रहेगी। जिस प्रकार से हमने ब्लॉकेड किया था 2015 में, कहीं ना कहीं हम वो बात अच्छी नहीं लगी, उसी के कारण 2016 में उन्होंने चीन के साथ ये ट्रांजिट प्रोटोकॉल साइन किया। ऐसी हरकत ना की जाए और भारत जो 1950 की जो ट्रीटी है फ्रेंडशिप और पीस ट्रीटी को दोबारा रिविजिट करा जाए भारत और नेपाल के बीच में, और भारत भी नेपाल को विश्वास दिलाए कि भाई हम आपको और फैसिलिटी देंगे। तो कहने का मतलब यह है नेपाल और भारत को दोनों को ही पहल करके कहीं ना कहीं हमने रिलेशनशिप को दोबारा ट्रैक पे लाना है, क्योंकि नेपाल के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, रोटी बेटी का रिश्ता है। और इसी प्रकार भारत के लिए नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चीन वहां पर आ जाता है
तो भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए भारत और नेपाल दोनों आगे बढ़े, और नेपाल को सोचना है कि अगर वो चीन के साथ ज्यादा रिश्ते रखेगा तो चीन किसी का दोस्त नहीं है और वो डेप्ट ट्रैप में आ जाएगा। तो मेरे को लगता है दोनों को पहल करनी पड़ेगी और आपस में बैठ के बातचीत करने से बिल्कुल हल निकलेगा, क्योंकि दोनों के बीच में कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन इतने इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों को एक बहुत ही घनिष्ठ देश है। मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास साहब, आपका बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला और नेपाल भारत के संबंधों को, और ख़ास तौर से जो हमारे सेना प्रमुख MM नरवणे साहब काठमांडू की यात्रा पर जा रहे हैं, उसके निहितार्थ समझाए। और नेपाल का जो झुकाव चीन की तरफ दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह से अविश्वास भी पैदा हुआ है दोनों देशों के बीच में, उस दोबारा से विश्वास बहाली में ये यात्रा अहम साबित होगी। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर।